नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें और आखिरी चरण को आज अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अमित शाह इसके लिए पहले ही बंगाल पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में उनके प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। बंगाल में चरम पर पहुंची चुनावी महाभारत पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी और टीएमसी के मेहमान के अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद होंगे। लेकिन शाह के दौरे से ठीक पहले बंगाल में सियासी हिंसा की एक बड़ी घटना हो गई है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में बम से हमला हो गया, जिसमें वो जख्मी हो गए। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाती रही हैं और इसके शिकार भी दोनों तरफ के नेता लगातार हो रहे हैं। लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था, चुनावी हिंसा, ये बड़े सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों पर खड़े होते हैं। सत्ता के लिए लड़ाइयां पहले भी होती रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा विस्फोटक माहौल अरसे बाद देखा जा रहा है। तो इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। टीएमसी से हमारे साथ सुजाता मंडल इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बीजेपी से शौमिक भट्टाचार्य जी हमारे साथ आ गए हैं। जयंत घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही आरएसएस के जानकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अभी तक के घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट। खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसे जैसे इस रथ के पहिए रफ्तार पकड़ते गए, बीजेपी के अरमान भी बंगाल में परवान चढ़ते गए। करीब महीने भर में पूरा बंगाल नापने के बाद परिवर्तन का ये रथ अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है और फतेह की उम्मीद को पंख लगाने खुद गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं। यहाँ अमित शाह सिर्फ परिवर्तन रथ को हरी झंडी ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो सब कुछ करेंगे जो उनकी धुर विरोधी ममता बनर्जी की आंखों में तीर की तरह चुभ जाता है। सुबह 10:30 बजे अमित शाह भारत सेवाश्रम संघ जाएंगे। दोपहर 12:15 बजे गंगा सागर पर कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। इसके बाद 1 से 2 बजे के बीच दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा रवाना करेंगे। करीब 2:30 बजे एक शरणार्थी परिवार के घर पर खाना खाएंगे। 3 बजे काकद्वीप से रोड शो निकालेंगे और शाम 5 बजे कोलकाता में अरविंदो भवन जाएंगे। मैसेज तो गृह मंत्री जी देते हैं, जब वो खुद ही आ रहे हैं, सरकार की जो वक्तव्य है वो रखेंगे, इसमें हमारा कुछ बोलना नहीं है। जो सांगठनिक काम है वही चलेगा और जिन जिन कम्युनिटी को मैसेज देना था लगभग दे चुके हैं। लोग खुश हैं, लोगों का विश्वास बीजेपी पर भरोसा पूरा है। शाह के आज के दौरे की सबसे खास बात है उनका दोपहर का खाना, जिसकी तैयारी में नारायणपुर गांव का ये परिवार जोश के साथ जुटा है। दलित तबके के सुब्रत विश्वास का परिवार बांग्लादेश से बरसों पहले भारत आया था, तब से वो शरणार्थी की तरह यहाँ रह रहे हैं। बंगाल में नागरिकता कानून को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अमित शाह ये जताने की कोशिश करेंगे कि नए कानून से पड़ोसी देशों में यातना झेलने वाले अल्पसंख्यकों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। কালকেই খবর পেয়েছি। কি খবর? এই যে আমাদের দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসবে, খুবই আনন্দ লাগছে যে মানে তাকে সবসময় আমরা টিভিতে দেখছি, সে আসছে আমাদের বাড়িতে, বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে, শুনেই তো খুবই আনন্দ লাগছে। पिछले करीब 2 महीनों में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी दिग्गजों ने बंगाल में दिन रात एक कर दिया। बीजेपी की इस आक्रामक राजनीति का ममता अकेले मुकाबला कर रही हैं और वार के लिए उन्हें बंगाली अस्मिता सबसे सटीक हथियार लगती है। वो बार बार बंगाल के लोगों के सामने यही जताती हैं कि बीजेपी नेता बंगाली संस्कृति और महापुरुषों के बारे में न तो जानते हैं और न ही उनका सम्मान करते हैं। बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में,
अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जुरासा को ठाकुरबाड़ी में। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लो। इतना ऑफिसर है, इतना प्रोफेसर है, इतना सब है, इडियोलॉजी का बात पे बात करते हैं, धर्म का बात में टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और ये बात बताने का लोग नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बोलता है स्वामी विवेकानंद ठाकुर है। अच्छा, रविंद्रनाथ का टाइटल उसमें जोड़ दिया। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मूर्ति तो तोड़ दिया। ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा है, एक आदमी को गला में माला दिया बोलता है बिरसा मुंडा जिंदाबाद। यही चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ठाकुर नहीं है, उसका भी ये पता नहीं है, तो हिंदू धर्म का क्या गौरव करते हैं? जिसके पास कोई बोलने का ही कुछ नहीं है, जानता नहीं है। अगर जानता नहीं है तो जानकारी तो लेना चाहिए। जवाब बीजेपी। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुजाता मंडल जी, पहला सवाल मेरा आपसे। देखिए, बड़ी घटना कल रात को हुई है। राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। राज्य के मंत्री पर कैसे हमला हो सकता है, वो भी तब जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि उन्हें अपनी जान पर खतरा महसूस होता है। देखिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ये कैसे घट गया, ये दुखजनक परिस्थिति, ये तो सच में मालूम नहीं है। ये सच में जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, निश्चित करके पुलिस तरफ सब कुछ छानबीन करेगा। लेकिन जो भी हुआ है, ये राज्य की मंत्री है और सच में एक बहुत वरिष्ठ लीडर है टीएमसी का। तो कैसे हो गया ये सच में पता नहीं, अभी तक मेरे पास भी खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए चर्चा भी होगा और सबसे बड़ी बात, एकदम तुरंत छानबीन भी होगा। अगर नेचुरल है तो अलग बात है, और कोई अगर कराए तो वो अलग बात है। वो सच में हमारी प्रशासन देखेगा जरूर और उसके ऊपर व्यवस्था लेगा। अगर सच में कोई दुष्कृति कराएगा तो उस दुष्कृति के सच में उसको अरेस्ट करेगा, उसके ऊपर व्यवस्था लेगा। और ऐसे लेकिन अगर तो पुलिस क्या कर रही है? अगर मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? उसके बाद भी अगर बम से हमला हो जाता है तो? देखिए, पुलिस तो पुलिस का काम करेगा ही। देखिए, अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि उसके जान का हमला है, मैं भी सोच सकती हूँ, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके मामला तो ये नहीं है कि राज्य सरकार चुपचाप बैठा है, एक बार पुलिस प्रशासन ढीला है। कोई भी लोग ये सोच ही सकता है कि हाँ, मेरा लाइफ का मतलब मैंने क्या बोले, सिक्योरिटी नहीं है, ये सोच ही सकता है। और ऐसा घटना घट जाने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ, मेरा लाइफ का सिक्योरिटी नहीं है, मैं अगर राज्य के मंत्री सुरक्षित नहीं है, ऐसे हो गया। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां गए, उन पर हमला हुआ। बीजेपी तो यही आरोप आप लोगों के ऊपर लगाती है ना कि आप कानून व्यवस्था कायम करने में जो है सक्षम नहीं है। बीजेपी का बात छोड़िए, उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन अगर अब मंत्री के ऊपर भी हमला हो रहा है और वो भी शिकायत करने के बाद, तो पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी का बात मत बोलिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा पार्टी है कि वो सत्ता में रहने के बाद भी पुलवामा में अटैक हो गया। जो पुलवामा कश्मीर में लोग चलने से पहले भी मतलब सेंट्रल फोर्स का परमिशन लेना पड़ता है। उस पुलवामा में कैसे 400 केजी आरडीएक्स घुस गया, ये बीजेपी आंसर दे सकता है। उस टाइम बीजेपी सत्ता में था। और मैं राज्य की बात कर रही हूँ सुजाता जी। सुनिए, पशु तस्करी के खिलाफ राज्य में शिकायत दी ना उन्होंने, लिखित में शिकायत दी। सुनिए, पशु तस्करी के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। बीजेपी भी हमारा पश्चिम बंगाल में भी उसका 18 एमपी है, बहुत सारा नेता है, बहुत बड़ा बातें भी बोलता है। उसका स्टेट प्रेसिडेंट माँ दुर्गा को कहां से कहां खींच के अपमान करता है, ठीक है। मैं बीजेपी भी इस देश का एक पार्टी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बीजेपी का लोग कोई किसी के ऊपर बमबाजी हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, ये सच में बहुत दुखजनक घटना है, किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा जब बड़ा बात बोलता है ना, तब बहुत शर्म लगता है। उनके इजराइल दूतावास में कैसे हंगामा हो गया, जब स्वराष्ट्र मंत्री का नाम अमित शाह है, जब बीजेपी सत्ता में है, तब कैसे दूतावास के सामने हो गया। सीधा आरोप टीएमसी जो लगातार लगाती आ रही है बंगाली अस्मिता पर कि आपके बड़े नेताओं के दौरे तो होते हैं, बड़े प्रतीकों के नाम तो लिए जाते हैं, लेकिन उसे लेकर जो एक ईमानदारी जो दिखाई देनी चाहिए वो नहीं है। सिर्फ चुनावी मुद्दों के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, प्रतीकों का। कौन सी ईमानदारी का बात कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र का जो बेसिक है, राइट टू डिसेंट, इसका ऊपर उसका कोई विश्वास नहीं है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल का स्थिति कैसा है आप लोग देख ही सकते हैं। खुद आप बोल रहे हैं जेपी नड्डा जेट प्लस सिक्योरिटी होते हुए भी 3 आईपीएस ऑफिसर खड़ा है उसका सामने, उसका ऊपर अटैक हो गया। उसका बाद
लगातार 138 हमारा कार्यकर्ता मारे गए पिछले दिनों। एक कार्यकर्ता जेपी नड्डा के अटैक के खिलाफ उन्होंने एक जुलूस निकाला था वर्धमान की पूर्वस्थली नाम तक। ठीक है, भट्टाचार्य जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, उनके पास हम दोबारा चलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी जयंत घोषाल जी। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये कितनी चिंताजनक बात है कि राज्य के मंत्री के ऊपर हमला हो जाता है जो लिखित में शिकायत देते हैं। घोषाल जी। देखिए मीनाक्षी जी, आपके शो में, हाँ मीनाक्षी जी, पश्चिम बंगाल में ये तो मानना पड़ेगा कि राजनीतिक हिंसा आज नहीं बहुत सालों से, मैं तो वो 60s से आप इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं कि हर समय चुनाव के समय खासकर राजनीतिक हिंसा एक बड़ी मतलब समस्या हो जाती है। और ये पश्चिम बंगाल में ये जो राजनीतिक हिंसा है, तृणमूल के मिनिस्टर जब अटैक होते हैं तो स्वाभाविक है शिकायत जो होता है कि प्रतिपक्ष करेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि तृणमूल को तृणमूल ही अटैक करेंगे। लेकिन जो मैंने मीडिया के थ्रू जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं कि ही वॉज क्लोज टू शुभेंदु अधिकारी, और इसके कारण तृणमूल में चुनाव के पहले ही इज द मैन जो उस एरिया में चुनाव करते हैं, और इसीलिए अटैक किया गया है उसको वीक करने के लिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ये जो शिकायत है इसको कह रहे हैं कि बीजेपी कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अभी जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक्शन लिए हैं और कर रहे हैं कि चुनाव में पहले ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये घटना हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ममता। अगर हम ये ममता के खिलाफ ही जा रहे हैं और चुनाव के पहले, तो ममता खुद ये जो सेम साइड है, ये सेम साइड गोल क्यों किया जाएगा। तो इसीलिए मैं भी जो फैक्ट है जब तक नहीं आ रहा है मैं कुछ नतीजे में नहीं पहुंचना चाहूंगा। लेकिन ये कहूंगा कि दूसरे राज्य में जैसे यूपी में, बिहार में जाति दंगा होता है, कास्ट और रिलीजियस, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस, इसको इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत पीड़ा हो सकता है। जी विशाल मिश्रा जी, देखिए जो बात यहां पर घोषाल जी ने उठाई है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी तक की जो खबरें उनके पास मौजूद हैं कि शुभेंदु अधिकारी के क्लोज थे, क्या इस वजह से निशाने पर आ गए, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन राज्य में परिस्थितियां देखिए, राजनीतिक कटुता जो है वो इस स्तर पर आ गई है कि जिस तरह की बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, वहां पर जो हम कहते थे कि राजनीति में कम से कम कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रहा है। हमने कुछ दिन पहले राज्यसभा में, संसद में तस्वीर देखी, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किस तरह का संवाद हुआ। लेकिन इस तरह के संबंध, इस तरह के संवाद की कोई जमीन पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई देती अब। देखिए मीनाक्षी जी, पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ भी स्थिति है उसके लिए सीधा सीधा टीएमसी जिम्मेदार है। हुआ क्या कि वहां पर जो वामपंथियों ने जिस रेडिकलिज्म को जन्म दिया, ममता बनर्जी जी ने परिवर्तन का नारा दिया था, टीएमसी ने उसी को आगे बढ़ाया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चले गए। तो मैं तो कहूंगा ये तो एक न्यू लेफ्ट का रूप है। अगर आप वहां पर देखें तो 2018 के ग्राम पंचायत के चुनाव में एक दिन में 18 हत्याएं हुई थी, नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया था, और कुल लगभग जो रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 50 हत्याएं हुई थी, यहां तक कि कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा था। आप अगर एनसीआरबी का डाटा देखें तो उसके अंतर्गत पॉलिटिकल मर्डर में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले दिनों में, जो है 10 सालों में, कि इस प्रकार के पॉलिटिकल मर्डर सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जिस रेडिकलिज्म को बढ़ावा दिया, इन्होंने तुष्टीकरण को भी बढ़ावा दिया। तो आज वहां पर पॉलिटिकल मर्डर देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 180 कार्यकर्ता मारे जाते हैं, जिसमें से कुछ गणमान्य लोग, विधायक लोग भी शामिल होते हैं। अभी कल की आप घटना देखिए, जो घटना हुई है, ये क्या है? ये पॉलिटिकल राइवलरी। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, ये सीधा सीधा जो टीएमसी ने वहां पर बोया है, आज टीएमसी उसी को काट रही है। ये वहां पर इस बेसिकली उसको तो मैं नाम देना चाहूंगा टीटी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टीएमसी ने जो बोया, टीएमसी वो काट रही है। जवाब देंगे आप सुजाता मंडल? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इसका सच में कोई वजूद नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल के खिलाफ जब वो भाजपा में चला गया, उसका कोई घनिष्ठ है इसलिए उसको टीएमसी अटैक कराएगा। ये तो बहुत ही शर्मिंदा बात है और इसका कोई वजूद भी नहीं है।
ठीक है, अगर नहीं, लेकिन यही तो सवाल आपसे, यही तो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहा है ना कि आप बीजेपी से लड़ने की, टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है पार्टी के भीतर, आपके बड़े बड़े नाम आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? देखिए, वो लोग लालच के वाले जाते हैं, भाजपा बहुत सारा पैसा उसके मुंह में ठूस रहा है शायद, इसलिए जा रहा है। और बहुत सारा लोगों को ये पता चल गया, एकदम निश्चित रूप में पता चल गया कि वो लोगों को जीतेगा नहीं। कल तक जो लोग आपकी पार्टी में नंबर 2 पर, नंबर 3 पर हैं, वो सब आपने उन सब की निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए, ममता जी एक सतता का, एक ऑनेस्टी का प्रतिमूर्ति है। वो लोगों को, जो लोग करप्टेड है, उस लोगों को टिकट नहीं देगा, वो लोग जीतेगा नहीं। इसके लिए, लालच के लिए जो लोग, देखिए आज भाजपा का, देखिए, ठीक है, चलिए इस पर भट्टाचार्य जी जवाब देंगे। अमित शाह की छवि ये है कि वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री होने के नाते वो काफी व्यस्त हैं, लेकिन बंगाल की बीजेपी की रणनीति को अंजाम देने में लगातार जुटे हैं। बार बार उनके बंगाल दौरे इस बात की तस्दीक करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के मिशन बंगाल की कमान किस तरह अपने हाथ में ले रखी है, विधानसभा चुनाव के पहले अब तक की उनकी ये बंगाल यात्राएं इसका संकेत देती हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे और उसके छोटे छोटे संदेश राजनीतिक अहमियत रखते हैं। 11 फरवरी को उत्तर 24 परगना में ठाकुर नगर की रैली में अमित शाह ने वादा किया था कि कोविड वैक्सीनेशन का काम पूरा होते ही सीएए लागू होना शुरू होगा। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है, आप कैसे रोकोगे? और वैसे भी अब रोकने की स्थिति में भी नहीं रहोगी, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। अमित शाह ने यह वादा जिस उत्तर 24 परगना की ठाकुर नगर रैली में किया, वो मतुआ समुदाय का गढ़ है। मतुआ हिंदू शरणार्थी समुदाय है, जिनका वोट बंगाल में करीब 15% है। अब दक्षिण 24 परगना में जब वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जिले के नारायणपुर गांव के एक हिंदू शरणार्थी परिवार के साथ लंच भी करेंगे। सुब्रत विश्वास के पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान से आकर बंगाल में बसे थे। एक हफ्ते पहले विश्वास परिवार को अपने घर पर अमित शाह के आने की सूचना मिली। तब से पूरा परिवार उनकी अगवानी की तैयारियों में जुटा है। अमित शाह पाड़ाते খুবই ভালো লেগেছে শুনে, এবং আমরা পাড়া প্রতিবাসী খুবই আনন্দিত। আমরা কোনো সময় ভাবতে পারিনি যে উনি আমাদের রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভিতরে আসবেন। अमित शाह पहले के बंगाल दौरों में इसी तरह के लंच कर चुके हैं, ताकि लोगों से सीधा जुड़ाव हो सके और उन क्षेत्रों में भी ममता को चुनौती दी जा सके जहां बीजेपी कमजोर है। बंगाल में 4 क्षेत्र हैं: उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, गंगा क्षेत्र वाले इलाके और राढ़ क्षेत्र। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल और राढ़ क्षेत्र में दबदबा कायम किया था। 2014 से ही उत्तर बंगाल में बीजेपी बढ़त पर है, जहां कभी लेफ्ट का कब्जा हुआ करता था। ममता की पार्टी दक्षिण बंगाल और गंगा वाले इलाकों में बेहद मजबूत है, जिसने 2019 लोकसभा में ममता की साख बचा ली थी। दक्षिण बंगाल में सबसे अहम है कोलकाता जोन, जहां विधानसभा की 51 सीटें आती हैं। इस जोन की चुनावी राजनीति बीजेपी ने संगठन मंत्री सुनील बंसल को दी है। सुनील बंसल के साथ मिलकर अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती थी। शाह ने सुनील बंसल का साथ लेकर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी जीत की रणनीति बनाई थी। 2019 के लोकसभा में कोलकाता जोन की किसी विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त नहीं बना पाई थी, लेकिन अब पासा पलटने के लिए सुनील बंसल 3 महीने से वहां डटे हैं। इस तैयारी के साथ बीजेपी की रणनीति सीधे ममता बनर्जी को घेरने की है। अमित शाह की मौजूदगी में जब ममता के नंदीग्राम आंदोलन के सिपाही रहे शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया, तो जवाब में ममता को कहना पड़ा कि मैं खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা।
ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। बीजेपी ममता को उनके अपने क्षेत्र भवानीपुर में भी घेरने की रणनीति बना चुकी है। बीजेपी के ये तेवर ममता को परेशान कर रही है। अमित शाह ने दिसंबर 2020 में बोलपुर में रोड शो किया था। उसके कुछ दिनों बाद ममता ने भी वहां से मार्च निकाला। अब 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के जिस मैदान में रैली करेंगे, 24 फरवरी को ममता बनर्जी भी वहीं जनसभा करेंगी। पॉलमी साह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बीजेपी ने बंगाल को जीतने का मिशन बनाया और उसके लिए आक्रामक भी है। पार्टी लगातार टीएमसी में सेंध लगाने के साथ साथ बंगाल के नामी लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। बीजेपी ने वहां एक बड़ा काडर भी खड़ा कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अभी नहीं किया है। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। बंगाल में बीजेपी जब ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को चुनौती दे रही है, तो उसकी रणनीति का पूरा खाका भी खींच चुकी है। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी से सीएम की कुर्सी तक पहुंच सके उस धरती पुत्र का नाम तो गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं बताया, लेकिन बंगाल में बीजेपी का हर एक नेता कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना अहम है, इसे जताने में उन्हें कोई संकोच नहीं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों पर अमित शाह हमलावर है। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। बीजेपी की रणनीति बंगाल के बड़े चेहरों का समर्थन हासिल करने की भी है। मंगलवार को सुबह आरएसएस प्रमुख अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मिले थे। मंगलवार की रात बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी से मिलकर बंगाल बीजेपी नेता अनिर्बान गांगुली अपनी किताब अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी भेंट कर चुके हैं। उधर बुधवार को ही एक्टर यश दास गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युद्ध के ऊपर बहुत भरोसा करती है, बहुत विश्वास रखती है, और उनका सरनेम देख के ये विश्वास नहीं रखती है। वो ये नहीं देखते कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि नहीं। युद्ध का जज्बा और जो एक्सपीरियंस लीडर्स है उनका विजडम, आई थिंक उसी से देश को आगे लेके जा सकते हैं। एंड आइडियोलॉजी की बात है, नीति की बात है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ मेरी नीति मिलती है। बंगाल के नामी चेहरों के बीच बैठ बनाना तो बीजेपी की रणनीति है, लेकिन टीएमसी को असली चुनौती पार्टी में बीजेपी की सेंध से लग रही है। शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता अब बीजेपी में हैं, तो ममता राज पर गंभीर आरोप लगाकर टीएमसी छोड़ने वाले दिनेश त्रिवेदी को भी बीजेपी का खुला न्योता है। अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल पर लगातार निगाहें आज टिकी हुई हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पहुंच रहे हैं और उनके कई अहम कार्यक्रम आज दिन भर वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में देखिए, कल की भी हम आपको घटना दिखा रहे हैं जब मंत्री पर वहां पर हमला हुआ है, वो भी उससे पहले लिखित शिकायत देने के बाद। तस्वीरें भी आप ये देख लीजिए। अब ये चर्चा का विषय तो है, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में मंत्री और उनके भांजे और कार्यकर्ता समेत कुछ अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। घोषाल बाबू, आपका मैं यहां पर रुक करना चाहूंगी। देखिए, जो तस्वीर अभी उभर कर दिखती है, आज भी गृहमंत्री अमित शाह के जो कार्यक्रम है उसमें उन्हें एक शरणार्थी परिवार के घर भी जाना है जहां वो खाना खाएंगे। इस तरह की जो एक्टिविटीज, गतिविधियां जो दौरे में शामिल की गई हैं, यकीनन कहीं ना कहीं वो भी उस तस्वीर को आगे प्रेजेंट करते हैं सीएए जैसा मसला, जिस पर सीधे सीधे ध्रुवीकरण की एक स्थिति बन जाती है, और वो ही परिस्थिति इस वक्त राज्य में दिखाई दे रही है। देखिए मीनाक्षी जी, अमित शाह जी का जो टूर होती है, मतलब जो सफर होती है, जो प्रवास होती है, उसमें बहुत एक कैलेंडर बनता है, मतलब बहुत स्ट्रैटेजी बनता है। ऐसे नहीं है उसमें कोई जो इच्छा हुआ हम चले गए। मतलब अमित शाह जी एक ग्रेट स्ट्रैटेजीज, जैसे देखिए ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि खाना खाना, मतलब ये एक सिंबॉलिक है। और हर महीने में कभी एक कास्ट के घर फोकस करना,
किसी जगह कोई एकदम गरीब परिवार में जाना, गांव में कनेक्ट करना। तो अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में अभी पश्चिम बंगाल के बंगाली लोग भी देख रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द पीपल ऑफ द रूरल पीपल, कास्ट पीपल, डाउन ट्रॉडन, दलित परिवार। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है ये लगातार कर रहे हैं, लगातार करते करते एक माहौल बनता है। और देखिए भारत सेवाश्रम संघ जो है पश्चिम बंगाल में, जैसे रामकृष्ण मिशन में भी गए थे, स्वामी विवेकानंद जी के जब घर गए थे वो रामकृष्ण मिशन के अंडर में है। और एक संगठन जो भारत सेवाश्रम संघ, जो अम्फान के समय भी जो बहुत रिलीफ के लिए बहुत मशहूर है भारत सेवाश्रम संघ, वहां जाना। और आपको हम सबको याद है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भारत सेवाश्रम संघ के साथ बहुत जुड़े हुए थे। तो हर चीज में ना एक रिसर्च होती है, और वो रिसर्च के साथ अमित शाह जी ने कोशिश करते हैं जो बंगाली जो आइडेंटिटी है उसके साथ हिंदुइज्म का कनेक्ट करके हर जगह, और ऐसे एक ड्रीम सेलिंग कर रहे हैं, ड्रीम सेलर, सपनों का सौदागर, कि जैसे राजनीतिक हिंसा हो रहा है और पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है वो लड़ाई 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 चाय, ये जो स्लोगन होते हैं उसके काउंटर करके पश्चिम बंगाल में भाजपा का अभी न्यू स्लोगन है कि शांति 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 चाहिए। तो ये जो अमित शाह जी के रोड शो में शांति 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 चाहिए, ये जो स्लोगन और राजनीतिक हिंसा, तो इसको काउंटर करना ये ममता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर घोषाल बाबू उठा रहे हैं। और सीजे सुजाता जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ। देखिए अमित शाह की स्ट्रैटेजी का वो जिक्र कर रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजी अभी चुनाव के करीब से नहीं है। 2014 में जब पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, उसके बाद से ही लगातार उनका फोकस बंगाल में है, और उससे पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए वो है। हाल ये है कि जो स्ट्रैटेजी वो तैयार करते हैं, स्पेशली बीजेपी जो स्ट्रैटेजी तैयार करती है, टीएमसी को भी आज उस पिच पर खेलना पड़ रहा है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है सरस्वती पूजा। देखिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बीजेपी के नक्शे पर टीएमसी नहीं चलता है, टीएमसी के नक्शे पर बीजेपी चलता है। इसलिए नहीं, लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर बीते 4-5 सालों में जिस तरह के विवाद हुए, आज यही टीएमसी पार्टी जो सत्ता में है, उन्होंने भी 100 से ज्यादा जगहों पे सरस्वती पूजा करवाई। सुनिए, टीएमसी व बीजेपी सरस्वती पूजा नहीं करता है। बीजेपी तो कभी ये सब सिर्फ पश्चिम बंगाल के सत्ता हासिल करने के लिए लोगों की मन में ये दंगा लचाने के लिए चाल चलता है। ये लोग जो रथ यात्रा करता है, ये रथ यात्रा कौन सा रथ यात्रा है? एक ट्रक को सजा के रथ यात्रा लेके रास्ते में चल पड़ा। हम लोग रथ यात्रा माहेश का रथ यात्रा मानता है, पुरी का जगन्नाथ देव का रथ यात्रा मानता है। लेकिन जिन बातों की आप शिकायत कर रही हैं, सुनिए, तो क्यों टीएमसी को भी वही करना पड़ रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। टीएमसी भाजपा के नक्शे पर नहीं चलता है, भाजपा टीएमसी के नक्शे पर चलता है। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। पुजारियों को जो तनख्वाह दी जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई वो इस बार किया जा रहा है। सरस्वती पूजा का 100 से ज्यादा जगहों पर आयोजन जो पहले नहीं हुआ वो इस बार किया जा रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को ये सब कुछ? देखिए मैडम, आप लोगों के पास खबर नहीं है, ममता जी के पास हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक जैसा है, क्योंकि ये देश गणतांत्रिक देश है, सर्वधर्म समन्वय की देश है। भाजपा जैसा सिर्फ हिंदू मुसलमान आप तक सुजाता जी ठीक से खबरें नहीं पहुंच रही हैं। ठीक है, विशाल जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए मीनाक्षी जी, आज टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए मापदंडों पर चल रही है। ये वही टीएमसी है जो केवल एक विशेषगत मौलवियों को ही जो है तनख्वाह दिया करती थी। सरस्वती पूजा के लिए, दुर्गा विसर्जन के लिए परमिशन नहीं मिलता था। 37 साल तक जिस वामपंथी आतंकवाद के साए में बंगाल रहा, टीएमसी ने पिछले 10 सालों में वहां पे इस्लामिक रेडिकलिज्म और बांग्लादेश के से जो लोग आए उनको लेकर एक नया इंटेक खड़ा कर दिया गया। इनसे पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि साल्ट लेक में इतने रोहिंग्यास कहां से आए? मतलब सीधी सी बातें हैं कि जिन जिन चीजों पर अब जय श्री राम का नारा, जो कि आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कि का नारा लगा देने पर जिस पार्टी और जिस पार्टी के कार्यकर्ता कहते हो कि हम चमड़ी उधार लेंगे, आज वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सब हम संभाव की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने टीएमसी को मजबूर कर दिया है कि आप भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ, भारत के राष्ट्रीयता के साथ नहीं, लेकिन ये परिस्थिति तो दोनों तरफ है ना विशाल जी। नहीं कर सकते। दिलीप घोष भी तो माँ दुर्गा पर ऐसा बयान दे जाते हैं जिसे सुनकर लगता है कि क्या बोल गए हैं जी। उनका बयान भी आपने सुना होगा ना। मैं उस बयान को कोट नहीं करना चाहती, लेकिन जो उन्होंने कहा वो आपने भी सुना होगा।
ओवरऑल अगर आप टीएमसी की बात करें तो आप देखिए, चीजें स्पष्ट है कि 30% लोगों को खुश करने के लिए 70% लोगों को 30% का मुंह देखना पड़ता था। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे तुष्टीकरण की राजनीति की गई। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं इसको ट्रिपल टी का नाम देता हूं, तुष्टीकरण, तोलाबाजी और तानाशाही। आज जिस तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स को इंटर करा दिया गया है, राजनीतिक हत्याओं को संस्थागत रूप दे दिया गया है, करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जहां पर बताइए किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्या कोई विरोधी या विपक्षी दल का नेता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है तो उसके ऊपर हमला होता है, और अगर हमला होता है तो क्या कार्रवाई की जाती है? जिनके लिए अफसरों के लिए जो है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से हमारे साथ शौमिक भट्टाचार्य भी जुड़ जाए, उनसे कनेक्शन टूट गया था। लेकिन विशाल जी, एक मैं इस पर जरूर आपसे पूछना चाहूंगी सवाल। देखिए, परिस्थिति तो यही दिखाई देती ना, जो तमाम सवाल आज आप टीएमसी पर खड़े कर रहे हैं, बीजेपी पर भी तो यही सवाल है कि उन्हीं के लोगों को तो आप अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं। एक तरफ आप क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं को पार्टी में लेकर आते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग उनके विकासवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? सीधी बात हमें चलिए, आपका ये मैंने पॉइंट दिया। विशाल बाबू, देखिए, विकासवाद की बात तो यहाँ पर विशाल जी भी कर रहे हैं, बीजेपी से नेता हमारे साथ थे वो भी कर रहे थे, लेकिन विशाल बाबू, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विकास का मुद्दा आखिर चुनावी डिस्कोर्स में है कहां? यहाँ पर तो अब नारों की बात हो रही है, धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणियां हो रही है, निजी हमले हो रहे हैं, चुनावी हिंसा हो रही है, विकास है कहां? कौन बात कर रहा है रोजगार की, बिजली की, सड़क की? सब प्राइवेट भी क्यों हो जा रहा है बाकी जमाने में? देखिए, ये भी जानना है हम लोगों को। मीनाक्षी जी, आपका ये नहीं, मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये डिस्कशन, सीरियस कर रहे हैं डिस्कशन। मैं विशाल जी को सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है, पहले आपके सवाल का जवाब जल्दी देता हूं, कि ये एक पैकेज है। नरेंद्र मोदी जी अभी कैंपेन शुरू नहीं किया। मेरे पास जो भी सूत्रों के मुताबिक जो खबर है कि नरेंद्र मोदी जी फोकस करेंगे डेवलपमेंट, विकास, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो विकास नहीं हुआ है, रेनेसा सिटी था, ब्रिटिश कैपिटल था, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया है, अभी हम विकास को ला रहे हैं और डबल इंजन का थ्योरी ले आएंगे। लेकिन अमित शाह जी का जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है ममता जी के बारे में। मैं विनम्रता के साथ विशाल जी के एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा कि ममता जी बहुत सालों से, सरस्वती पूजा हमारा ना घर में होते हैं, अगर हम फैक्चुअल कुछ एरर बोलेंगे तो उसमें वोटर का नेगेटिव रिएक्शन बीजेपी के खिलाफ जाएगा। विशाल जी, मैं आपको बता रहा हूं, ममता जी सिर्फ नहीं, हमारे स्कूल में, हर स्कूल में सरस्वती पूजा अभी भी होते हैं, कोरोना के लिए बंद हुआ है। और ममता जी घर में काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा के समय हर पैंडल में जाके चंडी जो है, वो चंडी पाठ, वो अगर खुद बोले हैं कि अगर कंपटीशन करो, पूरा चंडी उनका एकदम वो बोल सकती है। लेकिन जो जय श्री राम 2019 में मैं खुद देखा था कि बंगाली लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, और इतना ध्रुवीकरण हो गया था, और ममता गाड़ी से उठ के जो रिएक्ट किए थे उसके कारण और ज्यादा ममता के खिलाफ चला गया था ध्रुवीकरण के पॉलिटिक्स। लेकिन आज वो काउंटर कर रहे हैं 2019 का फॉल्ट लाइन, इसीलिए वो जो सरस्वती पूजा से लेके दुर्गा माई, जय श्री राम, तो इट्स नैरेटिव ऑफ बीजेपी को काउंटर नैरेटिव देके, देखिए चुनाव के समय स्ट्रैटेजी का भी तो काउंटर स्ट्रैटेजी करना पड़ता है, वो ममता कर रही है। भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बोलिए सर। जी, शौमिक भट्टाचार्य जी। देखिए, जयंत घोषाल जी का जन्म हावड़ा जिला में हुआ। आज जयंत घोषाल जी जिस जिला के रहने वाले हैं, उसी हावड़ा जिला में काफी एरिया में पिछले 7 साल से सरस्वती पूजा बंद है। सरस्वती पूजा लेकर के हावड़ा के ऐसे बहुत सारे असेंबली सेगमेंट है, उधर मुठभेड़ भी हो गया दोनों संप्रदाय के बीच। ये अनवांटेड है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति ऐसा जगह पहुंच गया, जो दुर्गा पूजा का जो विसर्जन होता है उसका साथ भी कंप्रोमाइज करना पड़ता। हम लोगों का डिबेट सीधा सीधा है कि दुर्गा पूजा का विसर्जन और मुहर्रम का जुलूस एक ही साथ, एक ही जगह से, एक ही समय से चले, तो ये ध्रुवीकरण का मतलब क्या है? आज पश्चिम बंगाल का जो मूलभूत समस्या है, जिस समय ममता जी सत्ता में आए थे उसमें स्टेट डेट था 1,94,000 करोड़। आज वो एस्केलेट करके करीब 5 लाख करोड़ के पास चला गया था। फ्लाइट ऑफ कैपिटल वेस्ट बंगाल में लेट 60 से शुरू हुआ था, वो एक समय था। उसका बाद से ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल अभी चल रहा है। अभी एक सीधा सा सिंपल सवाल देखिए, जिस दिन ममता जी ने सत्ता संभाली है, लास्ट
जो फाइनेंशियल ईयर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के रिजिम का, उस साल में इन्वेस्टमेंट था वेस्ट बंगाल में 15,000 करोड़, और वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो इन्वेस्टमेंट आकर खड़ा हो गया 318 करोड़ में, 1318। तो उसका बाद से सरकार कितनी इन्वेस्टमेंट है बोला नहीं है। सारा देश का जो एफडी है उसको 1% आता है वेस्ट बंगाल में। लेकिन सर बीजेपी के भी बड़े नेता जब रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं बंगाल में बड़े बड़े कार्यक्रमों में, तो विकास पर बात, विजन पर बात क्यों नहीं दिखाई दे रही है भाषणों में? देखिए, आप ये भी एक मजा का विषय है। वो जयंतदा उधर बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं जो पत्रकार आज का जो मीडिया का माहौल है उसमें लोग थोड़ा ये सब सुन गरम भाषण चाहता है ना, तो लोग अभी नैरेटिव जिस जगह में पहुंच गया, भाषण तो आप जनता के बीच जा रहे हैं देने के लिए, नैरेटिव चल रहा है, लेकिन ये भी आने वाला है। भाषण तो लेकिन जनता को दिया जा रहा है ना, जनता को रोजगार सुनना है, जनता को वो मुद्दे सुनने हैं जिससे उनका विकास हो, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हो बंगाल में। अगर ममता बनर्जी के शासनकाल की आप आलोचना कर रहे हैं तो उस परिवर्तन में विकास जो है वो एब्सेंट क्यों दिखाई देता है भाषणों में? जरूर, आप थोड़ा इंतजार करिए, सब आएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, देखते रहिए। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।